नमस्कार, लाइव बिहार का इवनिंग बुलेटिन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। खबरों की कर रहे हैं सबसे पहले शुरुआत। आज आरजेडी का 28वां स्थापना दिवस था, जहां पे तेजस्वी यादव ने खुले मन से अपने विधायकों को चेतावनी दे दी, जहां पे उन्होंने कहा कि अगर आप अपने विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं करेंगे तो आपके टिकट पे खतरा भी मंडरा सकता है। जहां पे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। इसके पहले तेजस्वी यादव ने एक मीटिंग भी बुलाई थी, जिसमें अपने 21 विधायकों को उन्होंने ये सवाल किया था कि अगर हमारे विधायक इस क्षेत्र में इतने हैं तो आखिरकार हमें वोट क्यों नहीं मिले, और एनडीए की जीत उस जिले में किस तरीके से हो गई। खासकर सिवान और सारण पे तेजस्वी यादव की नज़र है, और अब वो खुद ग्राउंड पे उतर के इस चीज़ों की जांच करेंगे कि आखिरकार कहाँ कुछ कमी आ गई है, जिसको लेके आज खुले मन से तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को चेतावनी भी दे दी। इसके साथ लालू यादव भी मौजूद थे, जो कि राजद सुप्रीमो हैं, और उन्होंने भी गुरु मंत्र दिया, जिसको लेकर हर जगह कार्यकर्ताओं में उत्साह था और राजद कार्यालयों को दुल्हन की तरह सजा दिया था। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जहां एक तरफ चर्चा हो रही है कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी खतरे में है, सम्राट चौधरी की कुर्सी, जिसको लेके ये भी खबरें आ रही हैं कि अब संजीव चौरसिया और जनक चमार के नाम जो है सामने आ रहा है बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेके। दरअसल लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस रही है, उसके बाद लगातार चर्चाएं का विषय बन चुका है कि प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाए, क्योंकि सम्राट चौधरी 2 पद संभाल रहे हैं, बिहार के डिप्टी सीएम का भी और साथ में प्रदेश अध्यक्ष का भी। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, जहां 17 सीटों पर लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 12 सीटें आई, 16 सीटों पर लड़ने वाली जेडीयू को 12 सीटें आई। जेडीयू की परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता इस बार लोकसभा चुनाव में मौजूद थे, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को वैसे वोट नहीं आए जैसे आने चाहिए। अब इस पर जातीय समीकरण को भी साधा जा रहा है, और ये 2 नाम चर्चा का विषय बन चुके हैं और हर जगह इन 2 नामों की चर्चा हो रही है। अब बात करते हैं हम तीसरी खबर पर, और मौसम की बात करेंगे। मौसम विभाग के द्वारा कई जगह ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। सुबह से ही आपको पता होगा कि पटना में झमाझम बारिश हो रही है, और पटना समेत कई ज़िलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे शिवहर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, सुपौल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं वैशाली, बांका, मुंगेर, पटना, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, नवादा, गया, पूर्णिया, किशनगंज, समस्तीपुर, नालंदा, दरभंगा समेत राज्यों में रुक रुक कर बारिश होगी। मौसम विभाग के द्वारा सारण, खगड़िया, जमुई, सिवान, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया में भी भारी से भारी बारिश का आसार जताए हैं और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में लगातार पुल गिरने को लेके अब एनडीए के मंत्री बता दें आपको निशाने पे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सवाल तो जनता पूछ रही है और जनता के सवाल का दारोमदार जो है तेजस्वी यादव ने अपने कंधों पे उठा लिया है, और 15 दिन में 12 पुल गिर चुके हैं। आज जब केंद्रीय मंत्री, जो कि मोदी सरकार में जिन लोगों को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है एनडीए की ओर से, उनका आना शुरू हुआ तो पत्रकारों का सवाल भी शुरू हुआ। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे चिराग पासवान की। चिराग पासवान से आपराधिक घटनाओं पर और साथ में जिस तरीके से पुल गिर रहे हैं उस पर पूछा गया, तो उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि हम इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बैठक कर रहे हैं, और बैठक में उन्होंने अधिकारियों के साथ भी बैठक की, और जो जो पुल गिरे हैं उसकी जांच होगी, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अगर पुल गिर रहा है, इसमें कौन संलिप्त है, भ्रष्टाचारियों को माफ़ नहीं किया जाएगा। और अपराध के मामले पे चिराग पासवान ये कहते हुए नजर आए कि कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। तेजस्वी यादव को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उनका सीधे तौर पे कहना है कि तेजस्वी यादव को टीका टिप्पणी करने की आदत है, वो अपना समय भूल गए हैं, अपना दौर भूल गए हैं। अब अगली खबर की ओर बढ़े तो तेजस्वी यादव पर जिस तरीके से
सत्ता पक्ष हावी हो चुका और ये कहा है कि पुल पुलिया टूटने में तेजस्वी यादव और महागठबंधन के लोगों का भी हाथ है। तो तेजस्वी यादव सीधे तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे हाथ में ये विभाग जो है 17 महीने तक रहा, लेकिन कोई भी फंड्स नहीं आए, जिसके कारण मैं कोई पुल पुलिया बना नहीं पाया। तो ये कैसे हो सकता है कि मेरा हाथ है इसमें। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि इन लोगों ने पुल का निर्माण करा है, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ते जा रही है और 12 पुल गिर चुके हैं 15 दिनों में। बिहार में मानसून एक्टिव हो चुका है और हर साल बिहार में जब मानसून आता है तो बाढ़ का खतरा लोगों को सताने लगता है। और इसके साथ ही अगर आपको पता है कि बिहार में बारिश इतनी ज़्यादा होती है और साथ में जब जब बारिश होती है तो पुल पुलिया की मरम्मत आखिरकार क्यों नहीं करते। अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जीतन राम मांझी की बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार वो पटना आए और एयरपोर्ट पे उनका भव्य स्वागत हुआ और उस स्वागत में उनसे सवाल भी दागे गए कि आखिरकार पुल पुलिया गिर रहा है और हाथरस कांड को लेके भी सवाल किए गए। तो जीतन राम मांझी का बयान था कि 30 साल पुराना पुल है, गिरेगा तो ना। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हाथरस कांड को लेके कि बिहार और देश जो है हमेशा ही, भारत की अगर हम बात करें तो भारत हमेशा ही विभिन्न धर्मों का देश रहा है और यहाँ पे आस्था बहुत है। अब इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद भी पुल पुलिया में जो लोग संलिप्त हैं, जिनकी वजह से ये पुल गिरा है, उन पर कड़ा एक्शन लेंगे। और इसी कड़ी में अब बात करेंगे नित्यानंद राय की। नित्यानंद राय ने भी सीधे तौर पे कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और इस बैठक के दौर में वो सब पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं और जो लोग पुल पुलिया गिरने के मामले में संलिप्त होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। दिव्यंगत रामविलास पासवान की आज पुण्यतिथि है, जिसको लेके सारे नेता जो हैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। उनके पुत्र भी हाजीपुर में माला अर्पण करके और श्रद्धांजलि दी और इसी कड़ी में उनके भाई यानी कि पशुपति पारस भावुक होते हुए नजर आए, भावुक होते हुए नजर भी आए और साथ में उन्होंने एक पोस्ट ट्विटर में शेयर किया ताकि लोगों को भी पता चले कि वो अपने भाई को कितना याद करते हैं। और इसी दौरान उन्होंने ये लिखा कि मेरे भाई जो हैं वो मेरे दिल में रहते हैं और हमेशा ही वो अच्छा काम किए हैं। और क्या कुछ लिखा है पशुपति पारस ने, हम आपको वो भी बताएंगे। लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें तो रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पे कई लोगों ने श्रद्धांजलि दी और श्रद्धांजलि के दौरान उनको याद किया, उनके कामों को याद किया और किस तरीके से उन्होंने बिहार का नाम रोशन किया है वो भी याद किया। पशुपति पारस ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि परिवार जिनका मंदिर है, स्नेह जिनकी शक्ति है, परिश्रम जिनका कर्तव्य है, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। ऐसे महान ईश्वर तुल्य परम पूजनीय बड़े भैया को उनके जन्मदिन पर भरपूर श्रद्धांजलि और कोटि कोटि नमन। हम अगली खबर की ओर बढ़े तो आज बिहार में मोदी कैबिनेट में जितने मंत्री थे बिहार से जुड़े हुए वो सारे का स्वागत हुआ और इस दौरान सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में इस बार हम 2010 के चुनाव से ज़्यादा वोट लाएंगे और रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ लाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 2025 के विधानसभा चुनाव होंगे और इस विधानसभा चुनाव में हम महागठबंधन और इंडिया अलायंस को बता देंगे कि हमारी शक्ति आखिरकार क्या है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। रुपौली की बात करेंगे। रुपौली उपचुनाव दिन ब दिन दिलचस्प होते जा रहा है और इस बार एनडीए के नेता रुपौली पहुंच चुके हैं कलाधार मंडल के प्रचार प्रसार के लिए और पप्पू यादव पे निशाना साध दिया है केंद्रीय मंत्री ने और सीधे तौर पे कह दिया है कि वो गलती से जीत गए थे, उनका इसमें कोई योगदान नहीं है, वो उनकी जीत को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। और ये मंत्री हैं सतीश चंद्र दुबे। दरअसल आज चुनावी प्रचार प्रसार के लिए रुपौली पहुंचे थे, कलाधार मंडल के लिए वोट मांग रहे थे। जब पत्रकारों ने ये सवाल किया कि पप्पू यादव अब बीमा भारती के सपोर्ट में आ गए हैं तो सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि पप्पू यादव की जीत को गंभीरता के साथ नहीं लेना है, पप्पू यादव गलती से जीत गए हैं और इस बार कलाधार मंडल ही जीतेंगे क्योंकि लगातार हम लोग चुनावी प्रचार प्रसार में इनके साथ हैं और इन्होंने काम भी बहुत किया है। और बीमा भारती का क्या है, बीमा भारती तो ऐसे भी हमारी पार्टी छोड़ के ही महागठबंधन में गई है, उनको वहाँ से
टिकट मिली है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू होने वाला है और इस बार श्रद्धालुओं की भीड़ के लिए रेलवे ने खास सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं और सीधे देवघर में कई स्पेशल ट्रेनें रुकेंगी और कई स्पेशल ट्रेनें सुल्तानगंज से देवघर के लिए परिचालन होगा और इस दौरान भक्तों को बहुत आराम होगा, क्योंकि सावन माह में भक्त महाराज और बता दें कि बाबा के दर्शन करने के लिए देवघर पहुंचते हैं और देवघर में रुकने की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और इतनी भीड़ रहती है कि अक्सर लोगों को तकलीफ होती है। अब स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी ताकि इस बार बाबा के दर्शन में ज़्यादा कष्ट ना हो। तो ये थी तमाम जानकारी आज दिन भर की और ये प्रमुख खबरें थी। आपको ये बुलेटिन कैसा लगा ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।